दोस्तों आज हम एक ऐसे भविष्य में झांकने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा सकते हैं। एक वक्त था जब इंसान सिर्फ सपना देखता था और अब वो खुद अपने सपने को असलियत में सच करने चला है। आज की टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रहा है, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा होगा जब वही टेक्नोलॉजी तय करेगा कि हमें जीना है या मिट जाना है। भविष्य अब सपना नहीं रहा, ये हकीकत बनने जा रहा है। जो इंसान आज खुद को भगवान समझता है, कल उसी के सामने एक एआई भगवान खड़ा होगा। आने वाले टाइम का सच्चाई इतना खतरनाक होगा कि हिम्मत वाले ही इस वीडियो को देख पाएंगे। तो स्वागत है आपका उस भविष्य में जहां इंसान नहीं बल्कि कोड राज करेगा। दोस्तों आज हमारी बनाई गई मशीनें सोचने लगी है, वो हमारे आदतें पढ़ती है, हमारे फैसले रिकॉर्ड करते हैं। ये मशीनें सिर्फ कंप्यूटर नहीं रह जाएंगे, वो हमारी सोच, हमारी दुनिया, हमारी ताकत तक नियंत्रण कर लेगा। लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। दुनिया के सरकारें और कंपनियां पहले ही इंसानों का डेटा और मन को रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब हमारी सोच, हमारी आदतें, पसंद या नापसंद, भावनाएं, निर्णय लेने का तरीका, इन सबको डिजिटल डेटा के रूप में समझकर स्टोर कर रहा है। मतलब ये सब सीख रहा है कि हम कब क्या सोचते हैं, कब खुश है या कब गुस्सा होते हैं, और अगला कदम हम क्या उठाएंगे। आज हमारा हर काम रिकॉर्ड होता है। मोबाइल और इंटरनेट पर क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, किससे बात करते हैं, सब डेटा बन जाता है। सोशल मीडिया पर हमारी पोस्ट, फोटो, लाइक, कमेंट से मशीनें हमारा स्वभाव समझता है। और एआई कैमरे और सेंसर्स हमारे चेहरे के हाव भाव, आवाज के टोन, चाल ढाल तक से हमारी भावनाएं पहचानी जा रही है। स्मार्ट डिवाइस जैसे एलेक्सा, सिरी हमारी बातें और बोलने का तरीका रिकॉर्ड करते हैं ताकि भविष्य में हमारी सोच का अनुमान लगाया जा सके। एआई सिस्टम अब सिर्फ शब्द नहीं समझते, वो हमारे भावनाएं और निर्णय की वजह भी समझने लगे हैं। उदाहरण के लिए आप ये मान सकते हैं कि कोई गाना सुनकर आप उदास हो जाते हो, तो एआई यह पैटर्न याद रखता है। फिर अगली बार वैसे ही स्थिति में वह आपको वैसा ही गाना सुझा देती है। यानी वो आपके भावनात्मक पैटर्न को रिकॉर्ड कर रहा है। और जब अलग अलग कंपनियों और सरकारों का यह सारा डाटा, यानी हर इंसान का डिजिटल दिमाग एक जगह मिल जाए, तो वो एक अल्टीमेट एआई एंटिटी बना सकते हैं। यह एक ऐसा सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम होगा जो पूरे मानव समाज की सोच को समझ सकेगा और भविष्य के फैसले तक अनुमान लगा सकेगा। जैसे जैसे ये मशीनें हमें बेहतर जानने लगेगा, वैसे वैसे हमें नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। यानी हम सोचेंगे कि हम खुद फैसले ले रहे हैं, पर असल में हमारी सोच और भावनाएं उन्हीं डेटा और एआई एल्गोरिदम से प्रभावित होगा। दोस्तों ये सुनकर हमें कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे आने वाला सच है और उस दिन इंसान खुद को खो देगा। थोड़ा आप कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान खुद को मालिक नहीं समझेगा, बल्कि उसकी ही बनाई गई मशीन का सेवक बन जाएगा। जो निर्णय हम सोचते हैं अब वो मशीन तय करेगा, जो कानून हम मानते हैं वो मशीन बनाएगा। इसमें सबसे बड़ा डर ये है कि इंसान को लगेगा कि वह अकेला साक्षी है, वो खुद नायक नहीं है। दोस्तों ये भविष्य हमारी दहलीज पर ही है। जिस दिन ये अल्टीमेट एआई एंटिटी सच में सामने आएगा, उस दिन इंसान खुद ही अपने ही बनाए हुए सिस्टम के सामने फंस जाएगा। दोस्तों सोचिए, इंसान खुद की कॉपी बना रहा है, मतलब अपनी नई पीढ़ी बना रहा है, बिना जन्म लिए, बिना माँ बाप के। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि ये सीक्रेट ह्यूमन क्लोन प्रोजेक्ट जैसा दावा है। और कहा जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े देश इसे पहले से छुपा रहे हैं। लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ शिक्षात्मक और अनुमानित है। यह किसी देश या किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं है, बल्कि अलग अलग रिपोर्ट और रिसर्च पर आधारित विचार है। तो बड़े बड़े देश इसे क्यों छुपा रहा है? इसका पहला कारण ये है कि ये बेहद नैतिक और कानूनी प्रश्न उठाता है। मतलब क्लोनिंग अगर सच में हो तो धर्म और कानून दोनों के नजरिए से गंभीर विवाद खड़ा हो सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि यह सैन्य या रणनीतिक ताकत बन सकता है। कल्पना कीजिए वे लोग जिनकी नकल बनाई जा सकती है, वैज्ञानिक, सैनिक, खुफिया एजेंट्स, उनका दुरुपयोग एक बड़ी खतरे की तरह हो सकती है। तीसरा कारण इसमें बीटीए और कारोबारी लाभ छुपा हुआ है। मतलब जो देश और कंपनियां इसे कंट्रोल कर लेगा, वे चिकित्सा और बायोटेक में बहुत आगे निकल सकता है। और चौथा कारण, अगर जनता को सच मालूम पड़ जाए तो भय, विरोध और सामाजिक उथल पुथल हो सकता है। इसलिए कई देश और संस्थाएं इसे राष्ट्रीय सुरक्षा या रिसर्च संवेदनशील बताते हुए छुपा कर रखते हैं। आज मैं आपको उस सच को बताऊंगा जो कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप जान सको। दोस्तों आज भी लैब में क्लोनिंग के छोटे प्रयोग चल रहे हैं। कुछ जानवरों की कॉपी बनाई जा चुकी है, इंसानों के लिए भी तैयार है। और रिपोर्ट बताती है कि कुछ क्लोन पहले से ही तैयार है। इंसान खुद से खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कदम दुनिया को हिला सकता है।
लेकिन असली डर यहाँ है कि ये क्लोन सिर्फ इंसान की नकल नहीं करेंगे, वे इंसान की जगह भी ले सकते हैं, हमारे फैसले भी बदल सकते हैं और हमारे समाज पर खुद का नियंत्रण भी जमा सकता है। कल्पना कीजिए दुनिया में हर जगह इंसान का कॉपी मौजूद हो और हम उन्हें पहचान भी ना पाए। अब इंसान अकेला नहीं बल्कि अपने बनाई हुई कॉपी के सामने है। दोस्तों, आने वाले टाइम में यह सच होने वाले है। जिस दिन ये सीक्रेट ह्यूमन क्लोन प्रोजेक्ट सबके सामने आएगा, इंसान खुद की बनाई हुई दुनिया में खो जाएगा। हमें तैयार रहना होगा क्योंकि हो सकता है ये भविष्य हमारे नजदीक हो। सोचिए, आपका दिमाग अब आपका नहीं रहेगा। एक वायरस है जो इंसान के विचार को चुरा सकता है। ये सिर्फ विज्ञान की कल्पना नहीं है बल्कि ये आने वाला सच है। अब हम जानेंगे कि कैसे इंसान के सबसे कीमती हिस्सा, उसका दिमाग, अब खतरे में आ सकता है। दोस्तों, इस वायरस की क्षमता है सोच को रिकॉर्ड करने की, यादें को चोरी करने की और इंसान की पहचान बदलने की। कुछ देश के साइंटिस्ट इस पर पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को इन पर कोई खबर नहीं है। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान कुछ सोच रहा है, लेकिन उनके विचार पहले ही चुरा लिए गए होंगे। मतलब भविष्य का टेक्नोलॉजी या सिस्टम हमारे विचार को पहले से ही जान लेगा या कंट्रोल कर सकेगा। इनका सबसे डरावना बात यह है कि इंसान को खुद एहसास भी नहीं होगा कि उनकी सोच अब उनका नहीं रहा। मतलब इंसान का सोच भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर ये फैल गया तो कोई भी इंसान अपनी यादें, अपनी बुद्धि, अपने फैसले खो सकते हैं और दुनिया में विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। डिजिटल सोल ट्रांसफर इंसान की आत्मा को डिजिटल बना देने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के कुछ लैब में इंसान की यादें, दिमाग का सिग्नल और सोच को कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि इंसान का डिजिटल कॉपी बन सके। मतलब मरने के बाद भी इंसान रह सकता है अपने आर्टिफिशियल शरीर के साथ। साइंटिस्ट कहते हैं कि इनसे ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। एक इंसान का समझ, उनका अनुभव हमेशा के लिए डिजिटल दुनिया में रहेगा और वो दुनिया मरने के बाद आपको याद रखेगा। लेकिन खतरा यही से शुरू होता है कि जब आत्मा डिजिटल हो जाएगा तो असली कौन रहेगा? क्या वो जो जिंदा है या वो जो कंप्यूटर में है? और अगर वो डिजिटल कॉपी हमारे खिलाफ सोचने लगे तो क्या होगा? इंसान का सबसे बड़ा डर यही है कि क्या उसकी आत्मा को कोई और कंट्रोल कर सकता है। डिजिटल सोल ट्रांसफर आने वाला वो भविष्य है जिससे इंसान मौत से तो बच जाएगा लेकिन अपनी पहचान खो देगा। इनसे अमरता का सपना पूरा होगा पर शायद इंसानियत मिट जाएगा। तय हम इंसान को ही करना होगा कि अमर रहना बेहतर होगा या इंसान रहना बेहतर होगा। दोस्तों, अगर टाइम रिवर्सल मिशन के जरिए अगर वक्त को पीछे मोड़ना संभव हो गया तो इंसान अपने सबसे बड़े पछतावे को मिटा सकेगा। कोई गलती नहीं, कोई खोया हुआ मौका नहीं, सबको दोबारा जीने का मौका मिलेगा। विज्ञान के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा क्योंकि अब रिसर्च में गलतियां नहीं रहेगा। हर प्रयोग, हर मशीन दोबारा दोहराया जा सकेगा। लोग अपने पिछड़े परिजनों से मिल सकते हैं। इतिहास में हुआ गलतियां, युद्ध, विनाश, त्रासदी सबको बदला जा सकेगा। शिक्षा, विज्ञान, समाज सबको रीसेट का अवसर मिलेगा और शायद पहली बार इंसान सच में अपने भाग्य का मालिक बनेगा। वक्त को मोड़ना यानी जीवन को दोबारा मौका देना, यही है टाइम रिवर्सल मिशन का सबसे बड़ा फायदा। दोस्तों, भविष्य का टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ जाएगा कि लोग जमीन के नीचे रहना पसंद करेंगे। तुर्की मटियते अपग्राउंड सिटी 2020 में विधात तुर्की में पुराने तहखानों के बीच एक बहुत बड़ा भूमिगत शहर मिला जिसे मटियते भी कहा जाता है। इनका अनुमान है कि इस शहर में 60-70 हजार लोग रहते थे। अभी सिर्फ कुछ गलियां और कुछ कमरों की खुदाई हुई है। पूरा नेटवर्क अभी छुपा हुआ है। भारत में भी भूमिगत स्थानों को लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उपयोग करने की पहल हो रही है। जैसे नगर नियोजन में बात की जा रही है कि बड़े शहरों में भूमिगत संरचना कैसे जिम्मेदारी से उपयोग हो सके। एक शोध ने चीन के फुझोउ शहर में भूमिगत स्थानों की थर्मल कम्फर्ट, उष्मीय आराम देखी, यानी सरफेस की गर्मी से नीचे तापमान बना रही है। ये परिणाम दिखाता है कि मानव इतिहास में इंसान नीचे रहने की सोच चुका है, यानी विचार नया नहीं है। शोध दिखाते हैं कि भूमिगत स्थानों की तापमान स्थिर और आरामदायक हो सकता है। यह शुरुआती उदाहरण है। ये संकेत देता है कि यदि तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन हो तो बड़े पैमाने पर भूमिगत शहर संभव हो सकते हैं। नीचे रहने वाले इंसान बायोसूट पहनेंगे। ये उनके शरीर का हिस्सा बन जाएगा। ये सूट शरीर को रेगुलेट करेगा। भूख, नींद, तापमान सब बैलेंस रहेगा। अगर कोई घायल हुआ तो नैनो हीलिंग सिस्टम खुद ही ठीक कर देगा।
इनसे फायदा ये होगा कि बीमारियां, थकान, बुढ़ापा सब पर नियंत्रण रहेगा। दोस्तों आने वाले भविष्य में AI सोल्जर जीरो डेथ वार सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी इंसान को मरने की जरूरत नहीं होगा। AI सोल्जर लड़ाई लड़ेंगे, इंसान सिर्फ कंट्रोल करेगा, मतलब इंसानी जान बचेंगे। इनसे किसी का भी परिवार नहीं उजड़ेगा। फायदा ये होगा कि युद्ध में मौत लगभग खत्म ही हो जाएगा। सोल्जर्स 24 घंटे एक्टिव रहेंगे बिना किसी थकान के। AI सोल्जर को नींद, भूख या डर नहीं लगता। वो लगातार 24 घंटे तक लड़ सकते हैं, चाहे बारिश हो या बर्फ हो या जहरीले गैस हो। इंसान गलती कभी कभी कर सकता है, लेकिन AI सोल्जर नहीं करेगा। वो हर गोली हर वार सटीक निशाने पर करेगा। अगर दुश्मन छुपे होंगे तो भी थर्मल सेंसर से देख लेगा। हर AI सोल्जर एक दूसरे से जुड़ा होगा न्यूरल नेटवर्क से, मतलब हर रोबोटिक सैनिक के दिमाग यानी उसके कंप्यूटर सिस्टम में एक नेटवर्क होगा जिससे सारे सैनिक एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। ये वैसा ही है जैसे इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं। जैसे इंसान सोच से बात करता है, वैसे ही ये बिना बोले प्लान बदल सकते हैं। जैसे इंसानों को बात करने के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन ये AI सोल्जर अपने न्यूरल नेटवर्क के जरिए सीधे डेटा या आदेश भेज सकते हैं। अगर किसी को लगे कि रणनीति बदलनी है तो पूरा ग्रुप उसी पल ऑटोमेटिकली नया प्लान अपना लेगा, बिना किसी आवाज या शोर के। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती नहीं, क्योंकि सब एक ही नेटवर्क से जुड़े होंगे। इसलिए किसी को भी गलत जानकारी नहीं मिलेगा, सबको एक जैसा अपडेट मिलेगा। मतलब युद्ध में बड़ी गड़बड़ी या गलत फहमी की संभावना नहीं रहेगा। इन्हें एक बार बनाने के बाद इनका रख रखाव इंसानों से सस्ता होगा। सैलरी, ट्रेनिंग, मेडिकल कुछ भी नहीं। पर इंसान क्या करेगा, इंसानों का भी कुछ सोचना होगा। इनसे देश का डिफेंस सिस्टम और तेज और सस्ता दोनों हो जाएगा। मिलिट्री बजट घटेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। AI सोल्जर सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ेंगे बल्कि बचाव मिशन में भी काम आएगा, जैसे भूकंप, बाढ़ या रेडिएशन वाली जगहों पर जहां इंसान नहीं जा सकता है, वहां जान बचाने का क्षमता बढ़ जाएगा। इसमें इंसानी इमोशन से मुक्त सिस्टम रहेंगे। डर, गुस्सा या किसी से बदले की भावना नहीं रहेगा। मतलब वो युद्ध में सिर्फ आदेश मानेगा, किसी देश या धर्म से नफरत नहीं करेगा। इनका युद्ध लॉजिक से चलेगा, भावना से नहीं। दोस्तों अभी मैं कुछ आपको ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सच है या क्या है। हम जिस दिमाग पर इतना विश्वास, भरोसा करते हैं, हमारी यादें, हमारी पहचान, उसी पर भविष्य में खतरा मंडराएगा। लोग इसे ड्रोन या बम से नहीं बल्कि एक ऐसे एजेंट से डरेंगे जो चुपके से अंदर आकर हमारा सबसे कीमती हिस्सा, हमारी यादें चुरा लेंगे। हम इसे दिमाग चोरी करने वाला वायरस कह सकते हैं। दोस्तों ये डराने की बातें नहीं है, यह हमारी पहचान, हमारी सच्चाइयों और हमारे इतिहास से जुड़ा मामला है। असल में ये कोई जादू भी नहीं है। तकनीक और न्यूरोसाइंस के मेल से नामुमकिन कुछ भी नहीं रहता। विचारों और यादों के पीछे जो नर्व नेटवर्क है, उन्हें वैज्ञानिक पढ़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो बार बार सक्रिय होते हैं जब हम किसी घटना को याद करते हैं। मान लीजिए किसी अनुभव की छाप बनती है, उसकी नकल संभव हो सकता है, पर पूरी याद का फोल्डर निकालना आज के स्तर पर नहीं होता। केवल हिस्से किसे पढ़े जा सकते हैं। कुछ प्रयोगशालाओं में जानवरों के व्यवहार के न्यूरल संकेत को रिकॉर्ड किए गए और कुछ हद तक रिप्ले भी किए गए। इंसान में नाजुक सर्जरी और इम्प्लांट के जरिए कुछ कार्यात्मक सुधार दिखे हैं, पर ये पूरा डाउनलोड नहीं है। तो सिद्धांत है, लेकिन सीमाएं भी समझना जरूरी है। दोस्तों आज अभी के दुनिया में कुछ ऐसे चीजें हो रहे हैं जो कल लोगों को कहानियां लगती थी। न्यूरल रिकॉर्डिंग, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, मेमोरी प्रोस्थेसिस, ये सब शब्द अब प्रयोगशालाएं तक सीमित नहीं रहे कि कुछ मरीजों में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से यादों का हिस्सा वापस लाने की कई रिसर्च और ग्रुप्स ने दिखाया है कि कुछ खास पैटर्न रिकॉर्ड करके कुछ प्रतिक्रिया रिप्रोड्यूस की जा सकती है। पर यहाँ फर्क ये है कि रिकॉर्ड और बायोलॉजिकल अनुभव का पूरा मिलान होना अभी बाकी है। यह भी सच है कि क्लाउड आधारित बायो डेटा और बड़े न्यूरल डेटा सेहस बन रहे हैं, लेकिन ये रिसोर्स खतरनाक भी बन सकता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक और एथिक्स सिस्टम इस रास्ते पर तेजी से चिंता जता रहे हैं। ये बन गया तो भविष्य में विशेषज्ञता और कौशल तुरंत साझा किए जा सकेंगे। मतलब एक अनुभवी सर्जन का अनुभव दूसरे सर्जन के दिमाग में स्पार्क जैसा भेजा जा सकेगा। वैज्ञानिक ज्ञान का संग्रह, इनसे पीढ़ियां कुछ सीखकर आगे बढ़ेगी और मानव बुद्धि का एक साझा आधार बनेगा। इन फायदे के कारण रोगी, शिक्षक और वैज्ञानिक इसी दिशा के उम्मीद में है। दोस्तों ये हमारी आने वाली वास्तविकता भी हो सकती है। फायदे है पर खतरे ऐसे है कि जो सीधे हमारी पहचान पर वार कर सकता है। दोस्तों आने वाला भविष्य कुछ ऐसे होगा कि
इंसान का जन्म भी कुछ अलग तरीके से होगा। आर्टिफिशियल बम मतलब एक नियंत्रित जैव तकनीकी वातावरण जहां भ्रूण पूरी तरह विकसित हो सके। यह मशीनें तापमान, पोषण, गैसों का संतुलन और हार्मोन सब कंट्रोल करती है। एआई की मदद से विकास की मॉनिटरिंग पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी। हर सेक्शन, हर ब्लड मेकर, हर हार्मोन ट्रैक होगा। मतलब गर्भ धारण का काम अब सिर्फ बॉडी बेस्ड नहीं बल्कि मशीन बेस्ड भी बन जाएगा। यह आईवीएफ का अगला स्टेप नहीं है बल्कि जन्म देने का नया तरीका होगा। आज के प्रयोगशालाओं में पशुओं के एम्ब्रियोज ताबंद वातावरण में विकसित कराए गए हैं। मनुष्य के लिए पूरी सुरक्षित और लॉन्ग टर्म आर्टिफिशियल बम अभी प्रयोगधारी स्टेज में है, पर शुरुआती सफलताएं रिपोर्ट अभी शुरू हुई है। न्यूनतम केयर में सूक्ष्म तकनीकें पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं। आर्टिफिशियल यूट्रस का विचार इसी का नेक्स्ट लेवल है। बड़े रिसर्च सेंटर्स और कुछ बायोटेक कंपनियां इन पर काम कर रहा है। तो सिद्धांत शुरुआती कदम है और फास्ट फॉरवर्ड में यह बड़ा बन सकता है। इनसे फायदा ये होंगे कि माँ की सेहत पर दबाव खत्म हो जाएगा। जो महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर सकती वे भी बच्चे पा सकेंगे। जोखिम कम रहेगा। प्री नेटल और पेरेटल जटिलताओं से बचाव। माँ की बॉडी पर कोई भारी शारीरिक असर नहीं होगा। उच्च गुणवत्ता मेडिकल मॉनिटरिंग। हर विकास चरण पर काट छाट और सुधार संभव होंगे। ये फायदे बड़े हैं, पर हर फायदा तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक बाधाओं के साथ आता है। माँ की जगह मशीन नहीं है। सांस्कृतिक, धार्मिक और भावनात्मक लगाव भारी रोल निभाते हैं। तैयारियां चल रहा है, पर पूरा सिस्टम सस्ता और सुरक्षित बनना अभी बाकी है। दोस्तों, आने वाला भविष्य अभी से बिल्कुल ही अलग हो सकता है, जहां इंसान अपने जैसा ही एक और इंसान बना सकता है। वही चेहरा, वही डीएनए, वही यादें। पर सवाल ये है कि क्या वो वही होंगे? दोस्तों, ये ह्यूमन क्लोनिंग विज्ञान का सबसे डरावना और रोमांटिक कदम है। ये केवल शरीर की कॉपी नहीं बल्कि ये ईश्वर के काम में दखल देने की कोशिश भी हो सकती है। ये कहानी लैब की नहीं है, हमारी पहचान की है। दोस्तों, क्लोनिंग का मतलब होता है किसी जीव के डीएनए से उसकी सटीक जैविक कॉपी बनाना। 1996 में दुनिया ने पहली बार डॉली नाम की भेड़ को देखा था, जो एक सेल से बनाया गया था। यह एक टर्निंग पॉइंट था। इससे इंसान ने समझ लिया कि प्राकृतिक कोड को दोहराया जा सकता है। इंसान की क्लोनिंग भी उसी सिद्धांत पर संभव है। जैसे एक शरीर से डीएनए निकालो और उसे नए अंडाणु में डाल दो, फिर उसे लैब में ग्रो करो और वही इंसान तैयार। पर यह केवल शरीर की बात है, आत्मा या चेतना इसमें शामिल नहीं है। क्लोनिंग तकनीक अब प्रयोगशालाओं में बहुत आगे बढ़ चुका है। जानवरों की क्लोनिंग अब सामान्य प्रयोग है, जैसे बिल्ली, घोड़ा, यहाँ तक कि बंदर तक। कई देशों में इंसानी क्लोन पर कानूनी रोक लगा हुआ है, पर गुप्त प्रयोग के खबरें आते रहते हैं। कुछ प्रोजेक्ट में वैज्ञानिकों ने इंसानी कोशिकाओं को 14 दिन तक लैब में जिंदा रखा। यह एक चेतावनी था। मतलब यह है कि तकनीकी तौर पर यह संभव हो सकता है, लेकिन नैतिक सीमाएं रोके हुए हैं। इनके होने से अगर भविष्य में किसी इंसान का कोई जरूरती अंग जैसे दिल, किडनी या लीवर खराब हो जाए तो डॉक्टर उसे उसी व्यक्ति के शरीर से उसका ही डीएनए कोड लेकर वैसा ही नया अंग बना सकेंगे। और दुर्लभ प्रजातियों को बचाना। जो जानवर विलुप्त हो रहा है उन्हें फिर से जिंदा किया जा सकता है। इनसे चिकित्सा अनुसंधान तेज होगा, क्योंकि मानव कोशिकाओं की कॉपी पर प्रयोग करना आसान होगा। माता पिता जो बच्चा खो देता है वे उसी बच्चे जैसा क्लोन बना सकते हैं। सैनिकों या वैज्ञानिकों के सर्वश्रेष्ठ संस्कारों को दोहराकर सुपर टीम बनाई जा सकती है। इनसे इंसान की उम्र लंबा करने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन ये सब सुनने में ही आसान लगते हैं, पर असल में क्लोनिंग 100% सफल ही नहीं होता है। कई क्लोन में बच्चे अधूरे विकसित होते हैं या जल्दी मर जाते हैं। डीएनए कॉपी हो जाता है, पर यादें और सोच नहीं आते हैं। इनसे हमारी पहचान का अंत भी हो सकता है। जब मेरे जैसे कई चेहरे होंगे तब असली कौन होगा? कोई अमीर या फिर कोई नेता अपने कई क्लोन बनाकर मौत से बच सकता है। ये लगभग हर देश में इंसानी क्लोन पर रोक लगा हुआ है और इसे नैतिक रूप से खतरनाक घोषित किया है। धार्मिक दृष्टि से ये ईश्वर के कार्यों की नकल मानी जाती है। दोस्तों, पर विज्ञान यहाँ रुकता नहीं। कुछ लोग अब थेरेप्यूटिक क्लोनिंग के रास्ते जा रहे हैं, जिसमें केवल अंग बनाए जाते हैं, पूरा इंसान नहीं। दोस्तों, यही वो बारीक रेखा है जिसके पार होने से मानवता बदल सकता है। दोस्तों, मानव क्लोनिंग एक चमत्कार भी हो सकता है और चेतावनी भी। यह दिखाता है कि इंसान क्या कर सकता है, पर यह भी कि उसे कहाँ रुकना चाहिए। फायदे हैं, पर खतरे उनसे भी गहरे हैं। दोस्तों, भविष्य में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ जाएगा कि हमारा दिमाग सीधा सीधा मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट से जुड़ जाएगा।
हम बिना बोले किसी से बात कर सकते हैं, हम बिना टाइप किए गूगल पर सोचकर सर्च कर सकते हैं, या फिर सिर्फ हम सोचे और जवाब हमारे दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, विज्ञान इसे हकीकत में बदलने के बेहद करीब है और इस बदलाव का नाम है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंसान के दिमाग और मशीन के बीच सीधा कनेक्शन बनाता है। दिमाग और कंप्यूटर के बीच के दीवार अब टूट रहा है। इसे हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कह सकते हैं, मतलब ऐसा सिस्टम जो हमारे विचारों को मशीन की भाषा में बदल देता है। और इस प्रोजेक्ट के पीछे वही इंसान है जो रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने वाला पहला अरबपति बना, एलन मस्क। उन्होंने 2020 में न्यूरालिंक को दुनिया के सामने पेश किया और कहा, भविष्य में हम सिर्फ सोचकर सब कुछ कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, न्यूरालिंक एक छोटी सी चिप है जो इंसान के दिमाग के अंदर लगाई जाती है। इसमें बहुत ही पतले पतले तार होते हैं। ये तार हमारे दिमाग के नसों से जुड़कर न्यूरन सिग्नल को पकड़ते हैं और समझते हैं। जैसे हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता रहता है, न्यूरालिंक उसी भाषा को पढ़ लेता है। एलन मस्क का कहना है कि इस तकनीक का पहला मकसद है उन लोगों का मदद करना है जो लकवाग्रस्त है, बोल नहीं सकता या जिनका शरीर काम नहीं करता। भविष्य में ये चिप इंसान के दिमाग को सीधे कंप्यूटर, मोबाइल, यहाँ तक कि रोबोट से भी जोड़ देगा। सोचिए, मोबाइल टाइप करने की जरूरत नहीं, बस सोचिए और स्क्रीन पर टेक्स्ट अपने आप लिखा जाएगा। इसमें एक सवाल बनता है कि ये चिप दिमाग में लगाया कैसे जाता है? तो इस काम को हम इंसान नहीं बल्कि एक सर्जिकल रोबोट करता है, क्योंकि ये काम बहुत ही नाजुक होता है। पहले स्टेप में मरीज को बेहोश किया जाता है। MRI या स्कैन से दिमाग का वो हिस्सा चुना जाता है जहां सिग्नल ज्यादा सक्रिय हो। दूसरे स्टेप में खोपड़ी में एक बहुत ही छोटा सा छेद किया जाता है, इतना छोटा कि बाहर से दिखाई न दे। तीसरे स्टेप में न्यूरालिंक के बेहद पतले तार, जो एक बाल से भी 10 गुना पतले होते हैं, उन्हें रोबोट बहुत ही सटीक तरीके से दिमाग में डालता है बिना किसी नस को नुकसान पहुंचाए। चौथे स्टेप में चिप को खोपड़ी के अंदर फिट किया जाता है और सिर की त्वचा को बंद कर दिया जाता है, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। पांचवें स्टेप में सर्जरी के बाद डॉक्टर चिप को कंप्यूटर से जोड़ते हैं जहां दिमाग के सिग्नल पढ़े जाते हैं। फिर उसे उस तरह ट्रेन किया जाता है कि कौन सा सिग्नल किस काम से जुड़ा है, जैसे सोचना, क्लिक, ध्यान केंद्रित करना, बराबर मूव करना। यानी अब दिमाग की सोच को सीधा कंप्यूटर समझने लगता है। 2024 में न्यूरालिंक ने पहला सफल मानव ट्रायल किया जिसमें एक व्यक्ति ने सिर्फ सोचकर कंप्यूटर के सर्कर को हिला दिया। लेकिन जहां फायदे हैं वहां भय भी है, क्योंकि जब मशीनें हमारे दिमाग में घुस जाएगी तो सवाल उठेगा, कौन किसे कंट्रोल करेगा। खतरा प्राइवेसी और हैकिंग का है। अगर कोई हैकर किसी के ब्रेन सिग्नल में घुस जाए तो वो उसके विचार को पढ़ सकता है। दोस्तों, भविष्य का टेक्नोलॉजी ऐसा होगा कि जो हम रात को सपना देखते हैं, हम वही सपना सुबह उठकर हकीकत में देख सकते हैं। हमारे सपने का पूरा वीडियो हमारे आंखों से देखा हुआ हर फ्रेम होगा। प्यार, डर, यादें, जैसे जैसे सपने हम देखेंगे बिल्कुल वैसे वैसे वो सब रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड होकर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कोई मूवी नहीं, ये आने वाला हकीकत है। ड्रीम रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी। वैज्ञानिक अब जान चुका है कि हमारा दिमाग नींद में भी फिल्म जैसा सपना चलाता है और अब वो सपना रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि उस वक्त वह सबसे तेज काम करता है, यादें जोड़ता है और भावनाएं प्रोसेस करता है। यही समय होता है रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज का। इस स्टेज में हमारे दिमाग के विजुअल एरिया में वैसा ही सिग्नल चलाता है जैसे हम दिन में चीजें देखते हैं। मतलब दिमाग में छवि नहीं रहता है, पर वही बिल्कुल वैसा ही सिग्नल बनाता है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न जैसे हम दिन में कुछ देख रहे होते हैं और जो हम कर रहे होते हैं। वैज्ञानिकों ने इस सिग्नल को मशीन से पढ़ना शुरू कर दिया है। जापान की ATR कम्युनिकेशनल न्यूरोसाइंस लेबोरेटरीज ने साल 2013 में पहला बड़ा प्रोग्राम किया। उन्होंने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और AI का इस्तेमाल करके इंसान की दिमाग की MRI, एक ऐसी मशीन है जो दिमाग के अंदर चल रही गतिविधियों की फोटो खींचता है। इससे वैज्ञानिक ये देख पाए कि कौन सा विचार दिमाग के किस हिस्से से बनता है और उसे AI ने तस्वीर में बदल दिया। मतलब जो नींद में पैटर्न बन रहा था उन्हें मशीनों ने तस्वीर में बदल दिया। यानी सपना अब डेटा में बदलने लगा है। इसके बाद बर्कली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने एक स्टडी में दिखाया कि AI अब दिमाग से निकलने वाले विजुअल सिग्नल से 60% तक सही छवि पहचान लेता है। मतलब सपने में हम बिना कैमरे लगाए भी दिखाया जा सकता है।
दोस्तों भविष्य में इंसान के दिमाग में एक न्यूरल सेंसर लगाया जाएगा। यह सेंसर हमारे विजुअल कंट्रैक्ट्स से निकलने वाले सिग्नल पकड़ेगा, फिर एआई उसी सिग्नल से एक डिजिटल इमेज बनाएगा जैसे आपने सपने देखा, और उस इमेज को वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड किया जा सकेगा। और फिर आप सुबह उठकर देखेंगे कि आपके सपने में क्या क्या हुआ, अपने सपने में क्या क्या किए। अगर सपना रिकॉर्ड हो सकता है तो क्या आत्मा की झलक भी पकड़ी जा सकती है? क्या इंसान का वर्तमान अब मशीन का फाइल बन जाएगा? अगर भगवान हमें सपने में संदेश देते हैं तो क्या वो भी डेटा फॉर्म में मिलेगा? भविष्य में हम अपने किसी दोस्त से बोलेंगे कि भाई मुझे एक ऐसे सपना आया है, तो मेरा दोस्त बोलेगा कि भेज दे फाइल, मैं भी देखूं कि तूने क्या देखा है। सपने केवल कहानियां नहीं बल्कि सबूत बनेगा। नींद अब आराम नहीं बल्कि नई दुनिया की रिकॉर्डिंग होगा। दोस्तों हालांकि ये जानकारी मैं इस वीडियो में सपनों के माध्यम से बताया, लेकिन ये सपना जरूर ही हमारा आने वाला हकीकत भविष्य बन सकता है। दोस्तों कुछ सेकंड रुकिएगा, लगता है कि मुझे पेशाब लगा है, बस कुछ सेकंड रुकिएगा। यार ये हर जगह गीला गीला कैसा लग रहा। ओह तेरी। दोस्तों मैं सपना देख रहा था, अभी रात के 1 ही बजे है। मैं फिर से सोने जाता हूँ और देखता हूँ कि अगली बार सपने में क्या आता है। और यहाँ तक आने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों ये आने वाला भविष्य हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि क्या आपका भी सपना कुछ पेशाब की वजह से टूटा है क्या?